दोस्तों लघुकालीन के हम 3 से 4 माह तक उस बच्चे को प्रशिक्षण देने के बाद किसी कौशल को सिखा पाते हैं। इसमें जो समय अवधि रहती है 3 से 4 माह की अवधि रहती है जब हम किसी बच्चे को कोई कौशल सिखाते हैं। और इसमें क्या है 1 वर्ष की 1 ईयर की पूरा, ठीक है, 1 वर्ष की अवधि रहती है। दोस्तों जब हम गोल सेलेक्ट करेंगे तो क्या है इसमें दीर्घ में क्या कर सकते हैं, 5 क्षेत्र हैं जो हमारे व्यवसायिक, शारीरिक और सामाजिक और शैक्षणिक और व्यक्तिगत। तो उन 5 क्षेत्रों में से हम क्या करेंगे, कोई एक गोल ले लेंगे जो हमारा वार्षिक रूप से चलेगा और वार्षिक गोल से ही हम क्या करेंगे, जो वार्षिक लक्ष्य होगा उन लक्ष्यों में से एक छोटा लक्ष्य यानी कि छोटा गोल ले लेंगे। हम कोई शॉर्ट टर्म गोल ले लेंगे, लघुकालीन लक्ष्य ले लेंगे जो हम 3 और 4 माह के समय में या अवधि में हम उस कौशल को बच्चे को सिखा सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि हमने गोल सेलेक्ट, हमारा क्या है, बच्चे को हमने क्या कर लिया, उसकी जानकारी प्राप्त कर ली, उसके बाद हमने कौशलों का आकलन कर लिया, उसके बाद हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमने बच्चे को क्या सिखाना है, बच्चे की जो आवश्यकता थी, बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखने हमने अपना गोल चुनना है, उसकी प्राथमिकता क्या है, बच्चे की प्राथमिकता क्या कह रही है, उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसकी समस्या के अनुसार और उसकी क्षमता के अनुसार प्राथमिकता क्या है। जिस प्रकार से हम लक्ष्य सिलेक्ट करेंगे यानी कि गोल सिलेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे बच्चे की प्राथमिकता क्या है। कभी कभी होता है कि बच्चे को नीड है कि उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत कौशल सिखाए जाए यानी कि उसके पर्सनल स्किल सिखाई जाए, और क्या है लोग उसको शैक्षणिक सिखा सकते हैं, जबकि शैक्षणिक से पहले आता है व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल स्किल उसको सिखाना बहुत जरूरी होता है। तो क्या है बच्चे की हम आवश्यकता और समस्या और क्षमता के अनुसार हम गोल सिलेक्ट करेंगे और उसकी आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति को देखते हुए हम कोई एक लक्ष्य चयन कर लेंगे बच्चे को जिस पर हमने क्या है एक कौशल उसका विकसित करना है, किसी कौशल को सिखाना है। दोस्तों उसके बाद आता है दोस्तों प्रशिक्षण देना यानी कि ट्रेनिंग देना बच्चे को। जो गोल हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं, एक हमारा शॉर्ट टर्म गोल हो गया, एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया, एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया दोस्तों। तो क्या है उसको सिखाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रशिक्षण देंगे। तो उसके बाद कौन सा आ गया हमारा चरण, प्रशिक्षण देने में दोस्तों क्या है, जब हम बच्चे को किसी कार्य को सिखाएंगे तो हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि हम कह सकते हैं शैक्षिक परिवेश कैसा हो, यानी कि जहाँ हम दे रहे हैं बच्चे को, ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो उसका परिवेश कैसा होना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार होना चाहिए। वहाँ का वातावरण, वहाँ के जो शिक्षक है योग्य शिक्षण होना चाहिए। जब विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो विशेष शिक्षक होना चाहिए। अगर बच्चा फिजिकल डिसेबल्ड है तो वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए। अगर बच्चे को ऑक्यूपेशनल की नीड है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होना चाहिए। अगर बच्चे को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो क्या काउंसलर का होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट का होना चाहिए। तो वहाँ का परिवेश कैसा होगा, और अच्छा वातावरण होगा, शैक्षणिक वातावरण होगा, अनुकूलित वातावरण यानी कि वहाँ का परिवेश क्या है, शुद्ध अनुकूलित वातावरण होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों दूसरा अधिगम सामग्री यानी कि अधिगम सामग्री। जब हम बच्चे को प्रशिक्षण देंगे, सबसे पहले हमने देख लिया हमारा परिवेश कैसा, उसके बाद क्या है उस जगह अधिगम सामग्री यानी कि हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सहायक शिक्षण सामग्री। बच्चे को जो सहायक शिक्षण सामग्री कैसी होगी, ऐसी होगी जो समान रूप से वहाँ प्रस्तुत हो और जल्दी से जल्दी वहाँ उसको क्या है बच्चे को मिल सके, और ऐसी स्तर की हो जो कि बच्चा उससे सीख सके। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल की है, बच्चा भाग रहा है उसको देख के, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, बिहेवियर प्रॉब्लम कर रहा है, और बच्चे की नीड के अनुसार उसका टीएलएम होना चाहिए। और क्या है बच्चे को ऐसा हो कि जिससे बच्चा लाभप्रद हो यानी कि रुचिपूर्ण कार्य करे, और उससे क्या है सहायक यानी कि उसको कोई सहायता मिल सके। ऐसा ना हो कि बच्चा भाग रहा है, अगर सेंसिटिव इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा लाउड कोई म्यूजिक बज रहा है क्लास में, चाहे वो कोई सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में अगर वो यूज हो रहा है, लेकिन बच्चा वहां से भाग रहा है, तो इस प्रकार क्या है ऐसा कोई हम टीएलएम यूज नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा मूल्यवान नहीं करेंगे, यानी बहुत ज्यादा महंगा यानी कॉस्टली हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे जो आसानी से उपलब्ध हो सके और बच्चा क्या उसे सीख सके, और हमारा जो टीएलएम रहेगा थोड़ा क्या आकर्षक रहेगा ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले उसको कार्य करने में। तो क्या है दोस्तों, ये हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीजों का, शैक्षिक परिवेश का, अधिगम को, और दूसरा है शैक्षिक
तकनीकों का शैक्षिक बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, तो उसका परिवेश कैसा होना चाहिए, बच्चे की आवश्यकता और क्षमता के अनुसार होना चाहिए। वहाँ का वातावरण, वहाँ के जो शिक्षक है योग्य शिक्षण होना चाहिए। जब विशेष आवश्यकता वाला बच्चा है तो विशेष शिक्षक होना चाहिए। अगर बच्चा फिजिकल डिसेबल्ड है तो वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए। अगर बच्चों को ऑक्यूपेशनल की नीड है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होना चाहिए। अगर बच्चे को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो क्या काउंसलर का होना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट का होना चाहिए। तो वहाँ का परिवेश कैसा होगा और अच्छा वातावरण होगा, शैक्षणिक वातावरण होगा, अनुकूलित वातावरण, यानी कि वहाँ का परिवेश क्या है, शुद्ध अनुकूलित वातावरण होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों दूसरा अधिगम सामग्री। अधिगम सामग्री, अधिगम सामग्री यानी कि अधिगम सामग्री जब हम बच्चों को प्रशिक्षण देंगे, सबसे पहले हमने देख लिया हमारा परिवेश कैसा, उसके बाद क्या है उस जगह अधिगम सामग्री यानी कि हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, सहायक शिक्षण सामग्री। बच्चे को जो सहायक शिक्षण सामग्री कैसी होगी, ऐसी होगी जो समान रूप से वहाँ प्रस्तुत हो और जल्दी से जल्दी वहाँ उसको क्या है बच्चे को मिल सके और ऐसी स्तर की हो जो कि बच्चा उससे सीख सके। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हाई लेवल की है, बच्चा भाग रहा है, उसको देख के बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, बिहेवियर प्रॉब्लम कर रहा है, और बच्चे की नीड के अनुसार उसका टीएलएम होना चाहिए। और क्या है बच्चे को ऐसा हो कि जिससे बच्चा लाभप्रद हो, यानी कि रुचिपूर्ण कार्य करे और उससे क्या है सहायक, यानी कि उसको कोई सहायता मिल सके। ऐसा ना हो कि बच्चा भाग रहा है, अगर सेंसरी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा लाउड कोई म्यूजिक बज रहा है क्लास में, चाहे वो कोई सहायक शिक्षण सामग्री के रूप में अगर वो यूज हो रहा है लेकिन बच्चा वहां से भाग रहा है, तो इस प्रकार क्या है ऐसा कोई हम टीएलएम यूज नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा मूल्यवान नहीं करेंगे, यानी बहुत ज्यादा महंगा यानी कॉस्टली हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करेंगे। ऐसा करेंगे जो आसानी से उपलब्ध हो सके और बच्चा क्या उससे सीख सके, और हमारा जो टीएलएम रहेगा थोड़ा क्या आकर्षक रहेगा ताकि बच्चा इंटरेस्ट ले उसको कार्य करने में। तो क्या है दोस्तों ये हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीजों का, शैक्षिक परिवेश का, अधिगम को, और दूसरा है शैक्षिक तकनीकों का। शैक्षिक तकनीक, जो विशेष शिक्षक है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रशिक्षण दे रहा है, वो क्या ध्यान रखेगा कि बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, बच्चे की आवश्यकता के अनुसार क्या करेगा, वो शैक्षिक तकनीकों का प्रयोग करेगा। जैसे कि हमने कार्य विश्लेषण करा था, लयबद्धता करा था, या पुनर्वलन का हमने देखा था, पुनर्वलन तकनीक अपनाना, या फिर हम फेडिंग, शेपिंग, ये सारी क्या हमारी जो है जितनी भी शैक्षिक तकनीक, हम इन तकनीकों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चा सीखे। जो विशेष शिक्षक है तो वो क्या क्या चीज ध्यान रखेगा प्रशिक्षण में, एक तो उसका शैक्षिक परिवेश, उसकी अधिगम सामग्री और शैक्षिक तकनीकें। बच्चे के अनुसार शैक्षिक तकनीकें हम क्या है तकनीकों का प्रयोग करेंगे और बच्चे को प्रशिक्षण देंगे। दोस्तों उसके बाद क्या आता है, मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में क्या होता है, जो बच्चे ने 1 वर्ष के अंतराल यानी कि प्रशिक्षण के पश्चात जितना भी सीखा है उसका जांच करना, मतलब बच्चे के कार्य की जांच करना मूल्यांकन कहलाता है। मतलब बच्चे का स्तर देखना और उसकी प्रगति को चेक करना, प्रगति जांचना मूल्यांकन कहलाती है। जितना कि बच्चे ने सीखा प्रशिक्षण के पश्चात, जिस कार्य को उसने सीखा है वह कितना सीखा उसने और किस प्रकार सीखा, जिन विधियों का प्रयोग किया गया, क्या वे विधियां काम में आई। यदि बच्चे ने नहीं सीखा तो क्या समस्या थी, क्या तकनीकें गलत प्रयोग हुई, या हम कह सकते हैं कि बच्चा अटेंडेंस कम दिया बच्चे ने, यानी कि बच्चे की उपस्थिति कम रही, या हम कह सकते हैं कि उसको परिवेश, शैक्षिक परिवेश नहीं मिला, या उसको अधिगम सामग्री उपलब्ध नहीं। मूल्यांकन में हम देखेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा, कितना नहीं सीखा, और क्यों नहीं सीखा, और कितने प्रतिशत सीखा। अगर हमारा बहुत अच्छा गोल था और विशेष शिक्षक ने पूरे रूप से कार्य किया है और रुचिपूर्ण सहयोग दिया है बच्चे ने, तो कम से कम हमारा 80% गोल अचीव होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है, 80% हमें प्राप्त होना चाहिए। 80% तक बच्चे को वह कौशल आना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो 50% रह गया हमारा, यानी कि हो सकता है इसमें हमारी जो हमने शैक्षिक तकनीकें लगाई वो हमारी काम नहीं करी, या हो सकता है बच्चा अनुपस्थित रहा, बच्चा नहीं आ पाया।
तो मूल्यांकन में क्या होता है दोस्तों कि बच्चे ने जिस कार्य को सीखा है उस कार्य की जांच पड़ताल, यानी कि हम कह सकते हैं उस कार्य की प्रगति को जांचना, बच्चे ने कितना सीखा और कितने प्रतिशत सीखा दोस्तों। उसके बाद आता है अभिभावकों की सहभागिता, यानी कि अभिभावकों की सहभागिता, बच्चे के माता पिता जो पेरेंट्स हैं उनकी सहभागिता क्यों जरूरी है। बच्चों के माता पिता की सहभागिता व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या, एक तो अगर माता पिता की सहभागिता होगी तो सबसे हमें आसान काम क्या हो जाएगा, सामान्य पृष्ठभूमि एकत्रित करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। हमें बच्चे के बारे में संपूर्ण जानकारी बच्चे के माता पिता से मिल सकती है, उसकी योग्यताओं के बारे में जान सकते हैं, उसकी रुचियों के बारे में जान सकते हैं, वह क्या करता है क्या नहीं करता है, किस किस समय में किस किस कार्य को करता है। तो क्या है, हम किससे ये सारी जानकारी हमें बहुत अच्छी तरीके से संपूर्ण जानकारी कौन दे सकता है, बच्चे के अभिभावक से हमें प्राप्त हो सकती है। हो सकता है उसके अभिभावक हमें प्रशिक्षण देने में कोई मदद करें, बच्चे की कोई एक योग्यता या क्षमता बता दें ताकि हम बच्चे को ठीक से सिखा दें। और अभिभावक मूल्यांकन में क्या होता है, अगर हम मूल्यांकन में माता पिता को अगर शामिल करते हैं, अभिभावकों को शामिल करते हैं, तो बच्चे की प्रगति को वो देख पाते हैं, हमारे बच्चे ने कितने प्रतिशत या कितनी प्रगति की है और बच्चे ने कितना सीखा है। तो क्या बच्चे के कार्य से वो माता पिता सहमत हो जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए अभिभावकों का होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये थे हमारे आईपी के कंपोनेंट्स, यानी कि व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम के चरण या अंग।